हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो इस दुनिया की हकीकत है, जैसा कि आजकल चल रहा है। काश तू मर ही जाए अम्मा। यह शब्द जब राघव ने अपनी 78 साल की माँ के चेहरे पर फेंके तो जयपुर की पुरानी बस्ती वाली उस हवेली की दीवारों में भी जैसे शर्म से कांप उठी। कमला देवी चौखट के पास बैठी हुई धनिया चुन रही थीं। उनकी उंगलियां झुर्रियों से भरी थीं, मगर उनमें आज भी वही ताकत थी जिससे उन्होंने कभी ईंटें ढोई थीं, खेत गिरवी रखकर छुड़ाए थे और तो बेटों को पढ़ाया था। वह मकान जिसकी दीवारों पर चूने की परत उतर चुकी थी, उसके लिए सिर्फ छत नहीं था, वह उनके पति हरिराम की आखिरी निशानी था। इसी आंगन में उनकी शादी की पहली सुबह उतरी थी। इसी तुलसी चौरे के पास उन्होंने बच्चों को बुखार में पूरी रात गोद में रखा था। उस दोपहर राघव बिना प्रणाम किए अंदर घुसा। उसके साथ एक चिकने बालों वाला प्रॉपर्टी दलाल और सफेद कुर्ते में एक वकील नुमा आदमी भी था। राघव की आंखों में बेचैनी नहीं, एक कठोर हिसाब था। अम्मा, घर बिक चुका है, उसने सीधे कहा। महीने के अंत तक खाली कर देना। कमला देवी की सांसें अटक गईं। क्या कहा तूने? किसने बेचा मेरा घर? राघव ने होंठ भींचे। सब कागज पूरे हैं। अब तू अकेली बूढ़ी औरत इस बड़े मकान में क्या करेगी? मेरे ऊपर कर्ज है, बच्चों की पढ़ाई, व्यापार डूब गया है। मेरी इजाजत के बिना उनकी आवाज कांपी और टूटी। नहीं। दलाल ने फाइल मेज पर रखी, उसी मेज पर जहां कभी हरिराम गरम गरम बाजरे की रोटी खाते थे। माताजी, दस्तखत आपके ही हैं, उसने बनावटी नरमी से कहा। कमला देवी ने फाइल को छुआ तक नहीं। उनकी आंखें सिर्फ राघव पर टिक गईं। तेरे बापू ने यह घर खून पसीने से बनाया था। तूने इसका सौदा कैसे किया बिना मुझसे पूछे? राघव का धैर्य फट गया। बस करो यह भावुक बातें, तुमने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें जीने दो। काश तू आज ही मर जाए अम्मा, तो यह रोज रोज का नाटक खत्म हो जाए। आंगन में रखी पीपल की बाल्टी उलट गई, पर उससे तेज आवाज कमला देवी के भीतर कुछ टूटने की थी। फिर भी वह रोई नहीं। उन्होंने धीरे से अपना दुपट्टा सिर पर ठीक किया, खड़ी हुई और दरवाजे की ओर इशारा किया। निकल जा मेरे घर से, यह घर तेरा नहीं है। राघव घुर्राया। कमला देवी ने पहली बार आंखों में आग भरकर कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी मिट्टी मुझसे कोई नहीं छीनेगा। रात को उन्होंने संदूक खोला। पुराने कपड़ों, हरी राम की घड़ी और लाल चुनरी के नीचे एक नीली फाइल रखी थी। उसमें असली रजिस्ट्री की रसीदें और हरिराम के हाथ की चिट्ठी थी। कमला देवी ने कागज सीने से लगाए और अचानक उनके हाथ एक बंद लिफाफे पर रुक गए, जिस पर लिखा था, मुसीबत आए तो इसे खोलना। कमला देवी के हाथ कांप रहे थे और उन्होंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर हरिराम की लिखावट में एक चिट्ठी थी, वही सख्त मगर सीधे लिखावट जिसे वह आंख बंद करके भी पहचान सकती थी। कमला, अगर कभी अपने ही इस घर का दावा करें तो डरना मत। मैंने यह हवेली तुम्हारे नाम रजिस्टर्ड कराई है और पिछले वाले कमरे की अलमारी में एक छोटा लोहे का बक्सा है। उसमें उस आदमी का सच रखा है जिससे तुम अपना बेटा समझती हो। कमला देवी की सांस रुक गई। उन्होंने तुरंत उठकर पुराने स्टोर वाले कमरे का दरवाजा खोला। धूल और सीने की गंध ने उन्हें के बीच उन्होंने अलमारी हटाई। पीछे सचमुच एक छोटा जंग लगा बक्सा था। चाबी उसी नीले फाइल में रखी थी। बक्सा खुला। अंदर कुछ तस्वीरें, अस्पताल के कागज और पुराना खत। कमला देवी की आंखें धुंधला गईं। सालों पहले जब उनका बड़ा बेटा पैदा होते ही मर गया,
हरिराम टूट गए थे। उसी अस्पताल में एक अनाथ नवजात बच्चा मिला जिसे कोई छोड़ गया था। हरिराम उसे घर ले आए। वही बच्चा आगे चलकर राघव बना। कमला देवी फूट पड़ी, तो तू मेरी कोख का नहीं था, फिर भी मैंने तुझे अपने खून से ज्यादा चाहा। पूरी रात वह सो नहीं सकी, मगर सुबह होते होते उनके चेहरे पर आंसू नहीं, एक अजीब सी शांति थी। अगले ही दिन हवेली में फिर वही दलाल और वकील आए। इस बार राघव के हाथ में कुछ नए कागज थे। अम्मा, ड्रामा मत करो, वह चिल्लाया। अब कोर्ट भी चली जाओगी तो कुछ नहीं मिलेगा। कमला देवी ने बिना घबराए कहा, मैं कोर्ट जरूर जाऊंगी, लेकिन घर बचाने नहीं। राघव ठिठक गया। तभी बाहर से एक कार आकर रुकी। उसमें से सफेद साड़ी पहने एक महिला उतरी और साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। वह थी अधिवक्ता मीरा सक्सेना, हरी राम के पुराने मित्र की बेटी। मीरा ने आते ही फाइल खोली। राघव जी, आपने फर्जी दस्तखत करके संपत्ति बेचने की कोशिश की है, और शायद आपको पता नहीं कि यह हवेली पहले ही एक ट्रस्ट के नाम की जा चुकी है। क्या बकवास है, राघव चीखा। कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, तेरे बापू सब समझते थे। उन्होंने मरने से पहले यह घर हरिराम विधवा सहायता ट्रस्ट को दे दिया। शर्त सिर्फ इतनी थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ रहूंगी, और मेरे बाद यहाँ बेसहारा औरतों का आश्रय बनेगा। और जहां मीरा ने दूसरा कागज आगे बढ़ाया, फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करा हो चुकी है। राघव पहली बार डर गया। अम्मा, मैंने गुस्से में ही कह दिया था। कमला देवी ने उसे रोका। नहीं बेटा, गुस्से में नहीं बोला था। जो उसके भीतर सच होता है वही बोलता है इंसान। आंगन में सन्नाटा फैल गया। वही आंगन जहां कभी राघव नंगे पांव भागता था, जहां कमला देवी ने उसे पहली बार स्कूल भेजा था। राघव की आंखें झुक गईं। मुझे माफ कर दो। कमला देवी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, माँ माफ कर सकती है, लेकिन भूल नहीं सकती। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। इस बार राघव सचमुच चला गया। कुछ महीने बाद उन्होंने हवेली की टूटी दीवारों पर नया चूना चढ़वाया। तुलसी चौरा फिर से सजाया। बाहर एक तख्ती लगी, हरि राम कमला आश्रय गृह। अब वहां हर शाम कुछ बुजुर्ग औरतें बैठकर चाय पीती, भजन गाती और अपने दुख बांटती। बीच आंगन में कमला देवी लकड़ी की कुर्सी पर बैठती। चेहरे की झुर्रियां वैसी ही थी, मगर आंखों में अब डर नहीं था। एक दिन मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, बाकी आपको कभी राघव की याद नहीं आती? कमला देवी ने आसमान की तरफ देखा, जहां ढलती धूप हवेली की छत पर पड़ी थी। फिर बहुत धीरे से बोली, जिसे मैंने बेटे की तरह पाला, उसने भूलना उसे भूलना आसान नहीं है। लेकिन अब मैंने सीख लिया कि खून के रिश्ते बनते होंगे, सम्मान से परिवार बनता है। खून से रिश्ते बनते होंगे, लेकिन सम्मान से परिवार बनता है। तो भक्तों, माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आपके सगे हैं, चाहे सौतेले हैं। जिन्होंने आपको परवरिश दी है, पाला पोसा है, वो आपके लिए ईश्वर के समान है। धन्यवाद।